आज हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा, ठीक ना, एक नए पेंशन स्कीम के बारे में, जो अपने 23 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इम्प्लॉई हैं उनके लिए केंद्र सरकार जो है वो ये नया पेंशन स्कीम लाई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक, आपको पता होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 के बाद जो है, ठीक ना, वो विड्रॉ कर लिया गया, तो उसके जगह जो है आपका एनपीएस आया था, नेशनल पेंशन सिस्टम आया था। ठीक, तो आज हम बात करेंगे अलग अलग जो आपका नेशनल पेंशन सिस्टम था वो क्या प्रोविजन था, जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसके बारे में क्या प्रोविजन था, और जो आप आया है आज से 3 दिन में पहले ये जो घोषणा हुई है, ठीक ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी कौन है? एलिजिबल कौन है? तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी हैं वो सब इसके लिए क्या है? इसके लिए एलिजिबल है। ठीक, अब देखिए, तो इसमें क्या है कि पेंशन किस तरह से मिलेगा? तो पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक ना, उसमें जो काउंट होगा, यानी कि पेंशन का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका होगा बेसिक सैलरी। सैलरी क्या होता है? सैलरी जो होता है वाट एवर, ठीक ना, तो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय गिव्स टू हिज एम्प्लॉय, जो अपने एम्प्लॉय को जो भी देता है, ठीक ना, वही क्या कहलाता है? उसका मंथली बेसिस, ठीक ना, वो सैलरी कहलाता है। ठीक, तो इस पेंशन कंट्रीब्यूशन में क्या है कि जो 12 मंथ का जो सैलरी होगा, ठीक ना, एवरेज सैलरी, उसका 50% जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी पेंशन का कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या है? 50% ऑफ एवरेज ऑफ बेसिक 12 मंथ सैलरी। आप समझिए, ये 12 मंथ सैलरी का मतलब क्या हो गया? ये जस्ट प्रीसीडिंग हिज रिटायरमेंट, वो जिस जब रिटायरमेंट हुआ उसके जस्ट 12 महीने का जो पिछला महीना होगा, उस महीने में जो एवरेज उसको जो आएगा उसका एवरेज। सपोज कीजिए 10,000 था, फिर 15,000 हो गया, फिर 20,000 हो गया, ये आपको बताते हैं। तो 10 + 15 + 20, ठीक ना, डिवाइडेड बाई, मतलब जितना होगा उतना डिवाइडेड बाई 12। ये एक अलग अलग टर्म बताया, पहले 10 था, फिर 4 महीने के बाद अगर कितना हो गया तो 10,000 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 14,000 मल्टीप्लाई इसके बाद डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। ठीक, ये आपके बेसिक सैलरी का कितना परसेंट? 50%। अब देखिए, तो ये जो है, ये जो स्कीम, ये जो सिस्टम जो लागू होगा उसके लिए कम से कम जो है एम्प्लॉय को 25 साल जो है अपना टेन्योर पूरा कर देना है। कितना साल? 25 साल। कम से कम टेन्योर कितना होना चाहिए? 25 साल। ठीक है ना, याद रखिए, ये गारंटेड स्कीम है, ठीक ना, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सो देखिए, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, ठीक ना। तो डीए क्या होता है? डियरनेस अलाउंसेस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। इन्फ्लेशन समझते होंगे, इन्फ्लेशन का टॉपिक हम आपको इकोनॉमिक्स में जरूर दिया। तो ये जो इन्फ्लेशन होता है, ठीक ना, तो इन्फ्लेशन से माना जाता है महंगाई तो बढ़ती है, ठीक ना, तो इसी को बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस के रूप में इसको मिलता है। और वो जो होता है आने वाले कुछ समय के बाद वो आपका जो बेसिक सैलरी है उसमें क्या होता जाता है? इंक्लूड होता जाता है। वो अलग अलग जगह, मतलब अपना अलग अलग टर्म और कंडीशन होता है। वो जो एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म और कंडीशन होता है उसके हिसाब से सरकार जो उसको कैलकुलेट करती है। ठीक, या ऑर्गेनाइजेशन
इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक ना। ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए इसमें है कि जो भी व्यक्ति, ठीक ना, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 साल से ऊपर जो जॉब कर चुका है, ठीक ना, उसको कम से कम 10,000 का जो मिनिमम जो है पेंशन गारंटी है। यानी मिनिमम पेंशन गारंटी कितना है, मिनिमम पेंशन गारंटी है, मिनिमम पेंशन गारंटी है कितना, ₹10,000, ठीक ना। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि कम से कम एटलीस्ट कंप्लीटेड कितना 10 years ऑफ सर्विस, 10 years ऑफ सर्विस। ये इसका कंडीशन है कि कम से कम 10 साल जो अपने सर्विस का वो पूरा कर चुका हो, ठीक। अब देखिए अगर फैमिली पेंशन का क्या कंडीशन, फैमिली पेंशन जो है वो आपके 6% ऑफ जो पेंशन जो डेथ कर गया, ठीक ना, तो वो जो जिसको पेंशन मिल रहा था उसका 60% जो है वो फैमिली पेंशन के, 60% क्या होगा ऑफ पेंशन जो डेथ कर गया उसका होगा, ठीक। अब देखिए ये जो आपको अरे आगे रेगुलेट होगा वो 1 अप्रैल 2025 से लागू। कोई दिक्कत? 1 अप्रैल 2025। कोई भी व्यक्ति जो नेशनल पेंशन स्कीम में जुड़े हुए हैं, यानी जस्ट इसके पहले का जो स्कीम है जो 2004 के बाद चालू हुआ, उसके बारे में भी हम चर्चा करें, ठीक ना। वो चाहे तो वो जो है आपका किसमें यूनिफाइड पेमेंट यूपीएस में क्या सकता है, अपने को स्विच कर सकता है, ठीक ना। अभी समझिए 3 दिनों से तो स्थिति है कि जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर जो उस लॉयर है या फिर खुद बैठ कर कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन से स्कीम मेरे लिए ज्यादा सही होगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम था मोर और लेस वही, इसमें कुछ प्रोविजन में चेंजिंग है, वो आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक। अब देखिए उसके बाद ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट जो है, ठीक ना, ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट भी 1 टाइम मिलेगा। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक ना, 1/10 ऑफ 6 मंथ बेसिक सैलरी प्लस डीए। ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट अमाउंट में है तो क्या मिलेगा, एक मुश्त मिलेगा। लेकिन याद रखिए ग्रेचुइटी कुछ कम हो सकता है 1 टाइम, ठीक ना, लेकिन ग्रेचुइटी कुछ कम हो सकता है। इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1/10 ऑफ 6 मंथ बेसिक सैलरी प्लस डीए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके जस्ट पहले जो था वो आपका क्या था, एनपीएस, ठीक ना। क्या था, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम था। तो देखिए ये आपका हो गया यूपीएस, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। तो नेशनल स्कीम पेंशन जो था उसमें इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी था और प्लस क्या बोलते हैं इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी था और प्राइवेट सेक्टर भी था। चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और प्लस प्राइवेट एम्प्लॉय भी था। कोई दिक्कत? शॉर्ट फॉर्म है पीवीटी
ऐसे PRIVAT होता प्राइवेट, ठीक। उसके बाद इसमें जो टेन्योर का कोई सिस्टम था नहीं, ठीक। इसमें जो था वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना था, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डी, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डी। कोई दिक्कत, ठीक। इसमें एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 14%, कितना परसेंट था, 14%। किसका, बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी, ठीक। अब देखिए इसका जो टर्म था कि कितना दिन कम से कम, इसका कोई मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं, क्यों नहीं था, इसके बारे में आपको बताएंगे। और ये पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ करती थी, कहाँ होता था, ये हम आपको बताएंगे। उसका अमाउंट भी इसका कोई डिफाइंड नहीं होता था। क्यों नहीं डिफाइंड होता था, क्योंकि इसमें जो पैसा सरकार उसको क्या करती थी, म्यूचुअल फंड में लगाती थी। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सो समझिए। म्यूचुअल फंड होता है कि जैसे आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं, ठीक ना, तो आप जैसे है ना कि चलो भाई कुछ बैंक में जमा रखते हैं, कुछ सरकारी बॉन्ड किसान विकास पत्र खरीद लिए, है ना, कुछ कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, कुछ कंपनी का डिवेंचर खरीद लेते हैं, ये अलग अलग टर्म, ठीक, खरीद लेते हैं ताकि हम के रिस्क को क्या करें, डाइवर्सिफाई करें, ठीक ना, कि अगर एक जगह हमको लॉस भी हुआ तो दूसरे जगह से हमको इसका बेनिफिट मिल जाए, और ओवरऑल हमको कम से कम इतना परसेंट हम जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका हमको मिल जाए। ये सिस्टम होता है, ठीक ना। ये जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी क्या कहती है, हम तो आपसे ज्यादा होशियार हैं, तो कंपनी क्या कहती है कि भाई हम आपसे ज्यादा होशियार हैं तो आप पैसा हमको दे दीजिए, हम इसको इस तरह से इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पर करेंगे, इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ठीक। अब देखिए तो जो मार्केट के सिस्टम पर है, यानी मार्केट के अप्स और डाउन पर डिपेंड है, तो उसमें क्या है, अगर आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो रिस्क भी ज्यादा है। याद रखिए म्यूचुअल फंड में जब भी देखते होंगे आप, तो उसका एडवर्टीजमेंट करता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। समझ में आया ना, ठीक ना। इसके बारे में तो विशेष आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कितना रिस्की होता है, ठीक ना। कंपनी आप ही के पैसे से मौज करती है, ठीक ना, आप ही के पैसे से रिस्क को एसेस करती है, लॉस आपको, ठीक, लॉस होने की स्थिति में झेलना आपको पड़ता है। खैर, तो देखिए अब इसमें से जो आपका ये पेंशन की गारंटी क्या है, कोई डिफाइंड अमाउंट तो है नहीं। उसके बाद इसमें जो है फैमिली का जो पेंशन होता है, ठीक ना, ये डिपेंड करता है आपके रिटायरमेंट कॉर्पस और एन्युटी पर करता है, ठीक ना। कोई दिक्कत, ये डिपेंड करता है किस पर, आपके रिटायरमेंट कॉर्पस और एन्युटी पर करता है। ये टोटल मार्केट पर अप्स और डाउन्स पर डिपेंडेंट है, ठीक ना। ये जो स्कीम लागू की गई थी वो 2004 के बाद लागू की गई थी। कब की गई थी, आफ्टर 2004 के बाद। उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक, इसका नाम समझ लीजिएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक ना, वो इसमें शामिल थे। कौन कौन थे, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, शॉर्ट ही लिखते हैं, ठीक ना। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इसमें क्या है, इसमें शामिल थे, क्योंकि ये 2004 के बाद तो विड्रॉ नहीं कर लिया गया। उसके बाद इसमें जो था पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन था वो 50% ऑफ लास्ट बेसिक सैलरी, जो लास्ट नॉन बेसिक सैलरी होता है, लास्ट जो आप सैलरी निकालते हो उसका 50% जो है वो आपको पेंशन के रूप में मिलता था। 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, ऐसे आए सर, ठीक। अब चलिए उसके बाद इसमें है ये जो आप आइएगा उसमें 25 साल, इसमें कितना है था 20 इयर्स, कोई दिक्कत। उसके बाद
इसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं होती थी। ठीक, इसमें जो एम्प्लॉयर जो है वो पूरा अमाउंट वही इन्वेस्ट करता है। ठीक, उसके बाद इसमें कोई भी तरह का जो गारंटी नहीं थी। ठीक ना, कि कम से कम आपको कितना, जैसा वो कंडीशन होता था उसी के हिसाब से वो, ठीक ना, इम्प्लीमेंट उस पर होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखिए ये आपका सिस्टम है, इसमें से जो भी आपको पेंशन स्कीम मिलेगा उसको रिव्यू किया जाएगा हर एक 3 साल में। ठीक, रिव्यू क्या किया जाएगा? इन एवरी 3 years। अब देखिए लगभग 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो इसे माना जाता है कि ये जो है इस पर से सरकार का के ऊपर जो है 6,000 से लेकर 50,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। याद रखिएगा, ये जब आप देखो अभी ये है कि स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। महाराष्ट्र तो इम्प्लीमेंट तुरंत कर देंगे, आज 3रा दिन है इम्प्लीमेंट। ठीक ना, अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट का जो डेप्ट है वो 10 लाख करोड़ से ज्यादा है। याद रखिएगा, ये जो डेप्ट जो होता है वो आपके देश के लिए और आपके इकोनॉमी के लिए और आपके परचेजिंग पावर के लिए और आपके जेब के लिए सब पर इम्पैक्ट डालता है। ये जब इकोनॉमिक्स का टॉपिक इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे वहां आपको बताएंगे कि अगर कहीं भी मार्केट में अगर करेंसी का आउटफ्लो होता है, समझिए इन्फ्लेशन बढ़ाता है, और इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ाता है तो जो वस्तु होता है, गुड्स होता है, उसका वैल्यू क्या होता है? गिरता है। ठीक ना, उसका वैल्यू, प्राइस बढ़ता है लेकिन वैल्यू उसका क्या हो जाता है? गिर जाता है। खैर, इसको आगे टॉपिक में हम लोग बात करें। ठीक, आज ये टॉपिक से ही पढ़ रहता है। अगर किसी तरह का कैलकुलेशन से संबंधित इससे जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।